जैसे कि आप सभी को पता है कि फ्राइडे सैटरडे आपको एक ऐसे टॉपिक के ऊपर क्लास मिलती है जिसमें हम पूरी विस्तार से बात करते हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टॉपिक मैं आज आपको समझाऊंगा इससे काफी क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जामिनर और एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो हर पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। टॉपिक जो है हमारा वो दो ऐसी अंतरिक्ष एजेंसियों के ऊपर है, यानी कि स्पेस एजेंसी है जो कि विश्व में अपना एक अलग ही अस्तित्व रखती है। आज हम इस वीडियो के अंदर दुनिया की दो बड़ी स्पेस एजेंसी यानी कि इसरो और नासा के ऊपर बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि इसरो और नासा दुनिया के अंदर एक अपना अलग जो है स्थान निभाती है। अगर नासा की बात करेंगे तो दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई स्पेस एजेंसी है तो वो नासा को माना जाता है। तो आज हम दोनों का एक तरीके से कंपैरिजन करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि दोनों एजेंसियों का बजट कितना है, दोनों एजेंसियों के द्वारा कितनी कितनी उपलब्धियां आज तक हासिल करी गई है, साथ में कौन कौन से मिशन हैं जिन्हों को दोनों एजेंसियों ने आज तक निभाया है या सफलतापूर्वक लॉन्च करवाया है, ऐसा अंतरिक्ष में क्या करके दिखाया है दोनों एजेंसियों ने जिसे इन एजेंसियों को जाना जाता है। ठीक है, एक एक करके मैं सभी पॉइंट आपको समझाऊंगा। जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वहां पर भी मैं आपको समझाऊंगा कि यहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन होता है जो कि काफी बार जीके जीएस में जीके के अंदर जो है पूछ लिया जाता है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके टॉपिकों को समझते हैं, इस पॉइंट्स को समझते हैं नासा और इसरो के बारे में। तो जैसे कि नासा की बात करेंगे, नासा और इसरो दोनों ही दुनिया की प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन माने जाते हैं। ठीक है, और नासा तो कुछ ज्यादा ही माना जाता है। ठीक है, मुख्य अंतर यही है कि दोनों अलग अलग देशों की एजेंसी, यानी कि नासा जो है वो एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है और इसरो जो है वो इंडियन स्पेस एजेंसी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जबकि नासा जो एजेंसी है वो इसरो से कई ज्यादा गुना आगे है। याद रखिएगा कि नासा जो है यानी कि जो अमेरिका स्पेस एजेंसी है वो इसरो के मुकाबले कहीं ज्यादा आगे है हर चीज के मामले में, चाहे वो बजट हो, चाहे वो उपलब्धियां हो, चाहे वो मिशन के ऊपर बात हो, हर किसी में नासा हमसे काफी आगे है। ठीक है, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं अपना जो है इस चीज को बढ़ा रहे हैं। चलिए, नासा को जो है दुनिया का सबसे पुराना और उन्नत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन माना जाता है, यानी कि सबसे पुराना एक जो है उन्नत यानी कि सबसे बेहतरीन अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन माना जाता है, ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको माना जाता है। नासा जो है अमेरिका सरकार की एक एजेंसी है। ये याद रखिएगा कि नासा क्या है, एक अमेरिका एजेंसी है, सरकार की एक अमेरिकी एजेंसी है। ठीक है, और ये जो है वैज्ञानिक के साथ साथ यानी कि अंतरिक्ष के साथ साथ मानव को किस तरीके से यानी कि नागरिक को किस तरीके से अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी ये कार्य करती है। यानी कि आपको सभी को पता है कि आज नहीं तो कल हमारी पृथ्वी का अंत जरूर निश्चित है, हो ही जाएगा। ठीक है, सूर्य भी जो है वो आज नहीं तो कल, हो सकता है आज नहीं कल वो भी खत्म हो जाए, लेकिन उसके बाद जब कभी भी अंतरिक्ष से आने वाली दुर्घटना होगी या अंतरिक्ष से कोई भी दुर्घटना होगी तो फिर उस समय मानव कहां जाएगा, क्योंकि जब प्राकृतिक अपना रूप लेती है तो फिर वो बर्दाश्त तो करेगी नहीं, किसी को तो छोड़ेगी नहीं। लेकिन जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि एक उल्का पिंड आ रहा है जो हमारी पृथ्वी से टकराएगा या हल्के से आगे निकल जाएगा। अगर मैं बात करूं डायनासोर की, तो डायनासोर का अंत कैसे हुआ कि जो है हमारी पृथ्वी पर अटैक होता है आज से बिलियन साल पहले, जिसमें हमारे डायनासोर का अंत हो गया। तो ऐसे ही कहा जाता है कि आने वाले समय में मानव सभ्यता का भी अंत कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं नासा जैसी एजेंसियां हो गई, या मैं बात करूं स्पेस एक्स जैसी जो कि एलोन मस्क की है, वो कंपनियां इन्हीं के ऊपर कार्य कर रही हैं कि क्या दूसरे ग्रहों में भी मानव को ले जाया जा सकता है या मानव सभ्यता दूसरी जगह भी दूसरे ग्रह में बच सकती है नहीं सकती है। आपको पता है इसके लिए 2 ग्रहों को काफी बार चूज करा जाता है, जिसमें एक है मंगल और एक है चंद्रमा। मतलब चंद्रमा जो है उसको भी काफी बार देखा जाता है कि यहाँ पर क्या मनुष्य रह सकता है या नहीं। ये एक अलग टॉपिक है, इस पे कभी विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो नासा है वो नागरिक को कैसे मतलब नागरिकों को अंतरिक्ष में कैसे कार्यक्रम मतलब उनको वहां पर भी कैसे सुविधा मिली जाए उसके ऊपर भी कार्य जो है नासा करता रहता है, इस चीज को भी खोज वो करता रहता है। ठीक है, अब बात आती है इसकी स्थापना की। तो 1958 में 29 जुलाई को 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय काफी बार नासा का पूछ लिया जाता है, तो नासा का जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी के अंदर है, यानी कि अमेरिका की राजधानी है, वहां पर है। दूसरा इसके प्रबंधन जो है इस समय वो चार्ल्स बोल्डेन करके उनका नाम है, आप देख सकते हैं चार्ल्स बोल्डेन, ये जो है इसके प्रबंधक है। साथ में संस्थापक की अगर मैं बात करूं तो डी वाइट करके जो है वो इसके संस्थापक है, किसके, नासा के। दूसरी चीज आपके अंदर
अगर क्वेश्चन होगा, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने आज तक नासा के बारे में नहीं सुना होगा, अब वो समझ गए होंगे, लेकिन अभी भी एक डाउट होगा कि फुल फॉर्म क्या है। तो नासा की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसकी फुल फॉर्म होती है नासा की। ठीक है, नासा की जो है, नासा को ये चर्चा में जब आया, जब इसने अपनी उपलब्धियां दिखे, कोई व्यक्ति चर्चा में जब आता है जब वो कुछ कारनामा करके दिखाए, तो नासा को भी जो है पौराणिक अपोलो मिशन जो था, पौराणिक अपोलो मिशन था, पौराणिक मतलब पुराना एक अपोलो मिशन के लिए जो है इसका श्रेय दिया जाता है। ठीक है, अब ये अपोलो मिशन ये था, जो ये अपोलो मिशन में अभी बताऊंगा अपोलो मिशन क्या था नासा का। वो जब अपोलो मिशन चलाया गया था तो उस समय ये बताया जाता है कि चंद्रमा पर, यानी कि मानव को जो है पहली बार चंद्रमा पर लेकर गया था नासा। ठीक है, कौन को लेकर गया था उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, साथ में स्काई लैब हो गया, अंतरिक्ष स्टेशन हो गया, ये इन जैसे यानों की सहायता से भी जो है मंगल और बृहस्पति और शनि जैसे ग्रहों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। मतलब हमको पता चला, वो भी नासा की एक उपलब्धि है जिसके द्वारा हमको पता चलता है। और आज तक इन्हीं चीजों से जो है मानव सभ्यता जाति जो है वो समृद्ध बनती जा रही है। ठीक है, बात करेंगे इसरो। इसरो जो है, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, ये भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी इसको माना जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी, यानी कि 1969 को इसकी स्थापना करी गई थी, जब भारत के अंदर स्वतंत्रता दिवस मनाए जाते हैं। 15 अगस्त को आपको पता है कि भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो 15 अगस्त 1969 को जो है जब स्वतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, उसी समय इसरो की भी स्थापना कर दी गई थी, यानी कि हमने उस समय से अंतरिक्ष में अपनी छानबीन करने के लिए कदम रख दिया था। ठीक है, अब उस समय जो थे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। साथ में ये आपने काफी बार सुना होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसरो का जनक किसको माना जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, साथ में जो है साराभाई, ठीक है, विक्रम साराभाई को इसका जनक माना जाता है। इसरो की स्थापना का जनक विक्रम साराभाई को माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उस समय जब इसकी स्थापना हुई थी यही लोग मौजूद थे और इन्हीं लोगों ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, दोनों नाम याद रखिएगा, दोनों नाम काफी इंपोर्टेंट बनते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू साथ में विक्रम साराभाई। ठीक है, इनके द्वारा हुई थी। अब यही कारण है कि जो इसरो का जनक विक्रम साराभाई को जाना जाता है। काफी बार क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसरो की बात करें, इसरो ने अपना सबसे पहला सैटेलाइट जो लॉन्च किया था वो 19 अप्रैल को, ठीक है, 19 अप्रैल को 1975 में, यानी कि स्थापना के ठीक 6 साल के बाद ही इसको लॉन्च कर दिया था। लेकिन इसको लॉन्च करते समय भारत ने जो है उस समय, क्योंकि हम एक तो हमारा देश उतनी प्रगति पर नहीं था, ठीक है, और साथ में काफी चीजों का मुकाबला भी करना पड़ रहा था, क्योंकि अंग्रेजों से उससे कुछ समय पहले आजादी मिली थी, देश के अंदर पैसा था नहीं, इसरो की फिर भी स्थापना कर दी कि कहीं ना कहीं हमें अंतरिक्ष में भी अपना जो है छानबीन करनी थी, मतलब अपना कदम रखना था। ठीक है, तो पैसों की प्रॉब्लम थी, तो उस समय क्या होता था कि हमारे पास अपनी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए कोई भी उपकरण मौजूद नहीं थे। जब किसी भी देश के पास सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए उपकरण नहीं होते हैं तो वो अन्य देश से सहायता लेकर अपने सैटेलाइट को लॉन्च करता है। ठीक है, आज के मुकाबले में अगर बात करेंगे तो भारत से लोग सहायता लेते हैं अपना सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। कहीं ना कहीं जब 1975 में जब हमने पहला अपना आर्यभट्ट नाम का जब पहला अपना रॉकेट लॉन्च करा था, अपना सैटेलाइट लॉन्च करा था, तो हमने रशिया की मदद ली थी। आज वही रशिया हमसे भी मदद लेता है अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। कहीं ना कहीं भारत एक भूमिका निभा रहा है कि वो अन्य देशों का सहायता करता है कि वो अपने सैटेलाइट को हमारे यहां से लॉन्च कर सके। ठीक है, तो याद रखिएगा 1975 में रशिया के द्वारा मदद लेने के बाद हमने अपना पहला सैटेलाइट जिसका नाम था आर्यभट्ट उसको लॉन्च किया था। ठीक है, ठीक उसी के कुछ साल के बाद हमने जो है मतलब जो है रशिया की मदद ना लेकर अपना 1980 में इसरो ने खुद का ही स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्चर बना दिया था जिसका नाम था SLV-3। याद रखिएगा, काफी बार अभी भी आप सुनते हो ना कि चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 को SLV-3 से लॉन्च करा गया, वही SLV-3 है जो कि 1980 में इसको बनाकर भारत ने खड़ा कर दिया था और दुनिया को दिखा दिया था कि हम किसी से कम नहीं। ठीक है, रोहानी RS सैटेलाइट को जो है उस समय उसकी सहायता लेकर इसको लॉन्च कर दिया गया, यानी कि भारत का अपने देश में बनाया गया एक स्वदेशी लॉन्चर था जिसका नाम है SLV-3। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी चीज, नासा ने सबसे पहला जो अपना सैटेलाइट लॉन्च करा था वो जो सैटेलाइट था उसका नाम था एक्सप्लोरर 131। ठीक है, क्या था? एक्सप्लोरर 131 नाम था, जो कि नासा ने जनवरी 1958 में ही अपना ये लॉन्च कर दिया था। इसमें किसी की सहायता नहीं ली थी, नासा ने खुद ही करा था। ठीक है,
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ऐसे कितने देश हैं जिन्हों के पास अपना ही उपकरण है, मतलब अपनी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं अपने ही बल पर, अपने ही उपकरण के द्वारा लॉन्च करते हैं। तो भारत को मिलाकर कुल 11 देश ऐसे हैं जो कि अपनी सैटेलाइटों को खुद लॉन्च करते हैं, यानी कि लॉन्च करने के उपकरण उनके पास मौजूद हैं। ठीक है, ऐसे 11 देश हैं जिसमें हमारा देश भारत भी मौजूद है। क्लियर है, एक तो ये याद रखिएगा। दूसरा आता है कि नासा और साथ में इसरो का बजट कितना है, कौन है सबसे आगे, इसके ऊपर बात करेंगे कि नासा और इसरो का बजट में से किसका बजट सबसे ज्यादा है। तो इसरो और नासा के बजट की बात करेंगे। इसरो का बजट जो है नासा के बजट के मुकाबले बहुत कम है। ठीक है, इसरो का बजट नासा के बजट के मुकाबले में बहुत कम है। अगर बात करंट में करेंगे तो इसरो का इस साल का जो बजट था 2022 का, वो काफी ज्यादा था, 13,700 करोड़ रुपए का बजट था। पिछले साल की अगर मैं बात करूंगा 12,642 करोड़ रुपए का बजट था, यानी कि आज के मुकाबले 2022 के मुकाबले 1,058 करोड़ रुपए कम था पिछले साल का बजट। लेकिन इस साल का बजट में भारत में जो है बजट के मामले में आगे देखा गया था। ठीक है, स्पेस बजट के मामले में दुनिया में भारत 7वां स्थान रखता है, जिसका सबसे ज्यादा स्पेस बजट है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि भारत का कौन सा स्थान है दुनिया के स्पेस बजट के मुकाबले में। 7वें नंबर पर भारत का स्थान हमेशा रहता है। इसरो का बजट की अगर मैं बात करूंगा तो इसरो का बजट नासा के बजट से कई गुना कम है, लेकिन इसरो बहुत कम खर्चे में भी सफलतापूर्वक परीक्षण अपने कर देता है। इसका सबसे बड़े उदाहरण की बात करूंगा तो मंगलयान जैसा मिशन है, जिसको केवल और केवल 74 बिलियन डॉलर में जो है भारत के इसरो ने लॉन्च कर दिया था और सफल भी बना दिया था। ठीक है, केवल 74 बिलियन डॉलर का खर्चा आया था भारत को अपना मंगलयान मिशन को लॉन्च करने में, जबकि वो हॉलीवुड में ही बनी हुई एक फिल्म थी जिसका नाम था ग्रेविटी फिल्म। ग्रेविटी फिल्म का जो बजट था वो 100 बिलियन डॉलर का था। ठीक है, यानी कि भारत का रियल जो मतलब भारत का जो बजट था गगनयान को लेकर, मंगलयान को लेकर, माफ करिएगा, मंगलयान मिशन को लेकर जो बजट था वो 74 बिलियन डॉलर का था, जबकि हॉलीवुड के अंदर ही बनी हुई मूवी थी जिसका नाम था ग्रेविटी, उसका बजट 100 बिलियन डॉलर का था। ठीक है, तो यही इसीलिए भारत को जाना जाता है इस अंतरिक्ष के इस कार्यक्रम के तौर पे, इसरो को इसीलिए मान्यता दी हुई है कि ये कम बजट के अंदर ही रहकर अच्छे अच्छे जो है मिशन को कामयाब बना देते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है नासा का मैवन मार्स ऑर्बिटर मिशन जो था उसको 672 बिलियन डॉलर का खर्चा आया था। ठीक है, और ये हमारे मंगलयान मिशन से कहीं बड़ा, कहीं ज्यादा है। आप समझ सकते हैं कहां हमारा 74 बिलियन डॉलर का और कहां इनका 672 बिलियन डॉलर का खर्चा है। ठीक है, जबकि इनके ही देश में बनी हुई एक मूवी है ग्रेविटी, वो भी हमसे कई गुना आगे है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर कितनी ज्यादा जो है उपलब्धि है और कितने ज्यादा लोग इंटेलिजेंट है, ये यहाँ पर हमको बताता है। 40 सालों के अंदर के बजट की अगर मैं बात करूंगा तो इसरो का जितना खर्च है ना 40 साल का अभी तक जितना भी इसरो को 40 साल के अगर बात करेंगे इतिहास के अंदर 40 साल के, तो इसरो का जितना बजट है नासा का केवल 1 साल का बजट है। ठीक है, अब आप लगा सकते हैं कि नासा का साल का बजट कितना होगा, क्योंकि हमारा 40 साल का बजट और नासा का 1 साल का बजट फिर भी इतना है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत आज कई उपलब्धियों के साथ अपनी स्पेस एजेंसी जो है उसको आगे बढ़ाता जा रहा है। 7वें नंबर पर आते हैं हम बजट के मुकाबले में। ठीक है, तो वो चीजें हैं, तो ये याद रखिएगा हमेशा कि नासा का बजट जो है हमसे कई गुना आगे है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कई सारी उपलब्धियां हैं जिसको हमने आगे बना रखा है और सर्वश्रेष्ठ बनाता है हमको। ठीक है, अब आता है कि जो सैटेलाइट है वो किसके पास ज्यादा है। लॉन्चर जो होते हैं ना, सैटेलाइट लॉन्चर, वो भी काफी बार एग्जाम में आता है कि भारत किस किस लॉन्चरों से लॉन्च करता है और नासा कैसे करता है, उसके ऊपर काफी बार कंपैरिजन पूछ लिया जाता है आपसे। तो उसके ऊपर बात करते हैं कि नंबर ऑफ सैटेलाइट जो है इसरो एंड नासा, उसके ऊपर बात करेंगे कि दोनों का किसका ज्यादा है। तो बात करेंगे इसरो की। भारत के पास अपने जो सैटेलाइट लॉन्चर है, मतलब सैटेलाइट स्पेस में पहुंचाने के लिए जो लॉन्चर है वो करीबन 250 है। ठीक है, कितने हैं? 250 है भारत के पास। भारत जो है तीसरा स्थान रखता है सबसे ज्यादा जो है लॉन्चर रखने के मामले में। ठीक है, अमेरिका की बात करेंगे, अमेरिका की जो एजेंसी है नासा के पास 2666 आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में पहुंचाता है। ठीक है, पहुंचाए हैं, मतलब अगर बात जो है स्पेस में इन्होंने कितना पहुंचाया है, तो भारत ने आज तक केवल 250 सैटेलाइट है जो कि स्पेस में पहुंचाई है। ठीक है,
नंबर 1 पर है अमेरिका। अमेरिका की एजेंसी नासा। नासा ने आज तक 2666 आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि स्पेस में पहुंचाई है। इसके बाद नंबर आता है चाइना का, ठीक है। चाइना का नंबर आता है सेकंड नंबर पर। चाइना ने आज तक 363 सैटेलाइट स्पेस में पहुंचा दी है, ठीक है। तो ये तीनों लिस्टों को आपको याद रखना है। ये जो अमेरिका की नासा है इसने 2020 का आंकड़ा बता रहा हूं, 2020 तक का आंकड़ा है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। तो तीनों याद रखिएगा। साथ में सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल की अगर मैं बात करूं कि किसके पास ज्यादा है, तो इसरो के पास जो है PSLV है, JSLV है, साथ में MK3 है, साउंडिंग रॉकेट सिस्टम है, मतलब साउंडिंग रॉकेट जैसे लॉन्चिंग जो है मौजूद है, उपकरण मौजूद है जिनसे अपनी सैटेलाइटों को पहुंचाता है भारत, ठीक है। साथ में नासा की बात करूं तो सैटर्न V करके है इनके पास एटलस V है, इनके पास फ्लैकॉन करके है, फ्लैकॉन और पेलोर सैटेलाइट लॉन्चर इनके पास है। साथ में व्हीकल जो है सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल है इनके पास, पोलार करके, ठीक है। 10 से ज्यादा इनके पास जो है, इसके अलावा भी 10 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्चर है जिससे ये लॉन्च करते हैं, ठीक है। भारत के याद रखिएगा, इसरो का काफी बार पूछा जाता है लॉन्चिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, कौन से मौजूद है भारत के पास, तो PSLV है, GSLV है, MK3 है, साथ में साउंडिंग रॉकेट जैसे लॉन्चिंग जो है इनके पास मौजूद है, सिस्टम उपकरण मौजूद है, ठीक है। अब बात आती है इनके फ्यूचर प्रोजेक्ट की, जो कि काफी बार आपसे पूछ लिया जाता है। तो फ्यूचर प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूंगा, फ्यूचर प्रोजेक्ट इसरो और नासा दोनों के समझिएगा। इसरो की मैं बात करूंगा, चंद्रयान 3 जैसा इनके पास है जिसको ये लॉन्च करेंगे अभी। उसके बाद मंगलयान 2 के ऊपर कार्य कर रहे हैं, उसके बाद गगनयान के ऊपर कार्य कर रहे हैं। आदित्य L1 अभी तो L2 नहीं, L1 ही इन्होंने लॉन्च नहीं किया, तो आदित्य L1 के ऊपर ये कार्य कर रहे हैं। और साथ में शुक्रयान जो है 1 उसके ऊपर भी इसरो कार्य कर रहा है, यानी कि ये इनके पास अभी प्रोजेक्ट है, फ्यूचर प्रोजेक्ट है जिनको ये आगे फ्यूचर में लॉन्च करेंगे, ठीक है। बात आती है नासा की। नासा जो है जेम्स वेब स्पेस टेक्नोलॉजी है ना, टेलीस्कोप, इसके ऊपर कार्य कर रहा है। एक्समोड्स पार्ट 2 उसके ऊपर कार्य कर रहा है। लोनर जो है, लोनर फ्लैश लाइट, इसके ऊपर ये कार्य कर रहा है। यूरोपियन क्लिपर मिशन, इसके ऊपर ये कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये नासा के और इसरो के दोनों के मैंने आपको बताया है, दोनों के आपको याद रखने हैं। ये दोनों जो है इन चीजों के ऊपर अभी जो है अपना कार्य कर रहे हैं, ठीक है। नासा किस पे कर रहा है वो बता दी, इसरो किस पे कर रहा है वो बता। तो आपने अभी तक इतना तो समझ लिया होगा कि कहीं ना कहीं नासा हमसे काफी आगे है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ बनता है। एक इसका बजट भी एक मुद्दा रखता है, साथ में उपलब्धियां ज्यादा हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ये जो इतना सारा सब कुछ कर पाते हैं वो इनका बजट बहुत बड़ी मात्रा में है, इसीलिए कर पाते हैं, ठीक है। अब इनकी अचीवमेंट की हम लोग बात करते हैं कि इनके अचीवमेंट क्या है, इसरो की क्या क्या अचीवमेंट है और जो है नासा की क्या क्या अचीवमेंट है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए इसरो की बात करते हैं। इसरो की अचीवमेंट जो है, इसरो दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी है जिसने चंद्रयान 1 मिशन के दौरान ही चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज करी थी, ठीक है। आपने सुना भी होगा, बहुत बार क्वेश्चन भी आता है कि ऐसा कौन सा देश ने चंद्रमा पर पानी की खोज करी थी, तो वो कर दी थी किसने, हमारे देश भारत ने। हालांकि हमसे पहले नासा जा चुका था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं करा था, उसने जो है कदम रखवाया था मनुष्य को पहली बार, ठीक है। दूसरा, भारत विश्व में इकलौता ऐसा देश है जिसने अपने पहले ही प्रयास के अंदर मंगलयान मिशन के माध्यम जाकर मंगल ग्रह पर पहुंचने का जो है रिकॉर्ड बना दिया था, सफलता प्राप्त कर ली थी। जबकि इस तरीके के मिशन को पहले अमेरिका जो है वो 5 बार कर चुका था और यूरोपियन यूनियन 8 बार कर चुके थे देश। साथ में चाइना और रशिया भी अपने पहले प्रयास में असफल रहे थे, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश बना था जिसने अपने पहले प्रयास में जाकर ही चंद्रयान के माध्यम और मंगलयान के माध्यम जाकर, यानी मंगल ग्रह के माध्यम में जाकर उसकी जो है खोज कर दी थी, वहां तक पहुंचने में सफलता प्राप्त कर ली थी। जबकि अमेरिका, यूरोपियन देश, चाइना, रशिया ये कुछ भी नहीं कर पाए थे, जबकि इनका बजट हमसे कई गुना आगे है, ठीक है। और आपने देखा भी होगा मंगलयान मिशन जो है वो अभी मैंने बताया था $74 बिलियन में इन्होंने कर दिया था और इतनी बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर ली थी। तो इसलिए इसरो को कहीं ना कहीं इन कारणों से जाना जाता है, क्लियर है। अप्रैल 2016 में बताया जाता है, अप्रैल 2016 में इसरो ने अपनी इस कामयाबी को और बढ़ा दिया था, क्योंकि अप्रैल 2016 में ही पीएसएलवी क्या है, पीएसएलवी रॉकेट जब लॉन्च के जरिए, मतलब पीएसएलवी के जरिए ही भारत ने अपना ही जीपीएस नेविगेशन, याद रखिएगा, भारत ने अपना ही जीपीएस नेविगेशन सैटेलाइट जो है अंतरिक्ष में भेजा और अमेरिका की तरह ही, जैसे अमेरिका है ना उसकी तरह अपना खुद का ही जीपीएस सिस्टम जो है जिसे नेविक बनाने में इसरो को कामयाबी मिली थी।
2016 में ऐसा करने वाला अमेरिका देश था, लेकिन फिर भारत ने भी 2016 में दिखा दिया कि वो उन्होंने भी पीएसएलवी रॉकेट्स के जरिए जो है अपना पहला जीपीएस नेविगेशन भेजा, सैटेलाइट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा और सफलतापूर्वक हुआ। और अमेरिका की तरह अपना खुद का जो है वहां पर एक जीपीएस सिस्टम यानी कि नेविक जिसका नाम है उसे वहां पर लगा दिया, सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। ठीक है, तो ये चीजें भी जो है वो भारत की अचीवमेंट है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी जो है इसरो, उसकी ये अचीवमेंट है। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को जो है पीएसएलवी C-37 के जरिए 104 सैटेलाइट जो है भेज दी थी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो थी उनको भेज दिया था और पृथ्वी के कक्ष से जो है स्थापित किया था, मतलब सैटेलाइट को पृथ्वी के कक्ष पर जो है स्थापित किया था। ठीक है, और इसके जरिए भारत आज तक नंबर 1 है जिसने अब तक की सबसे ज्यादा सैटेलाइट भेजी हुई है और पृथ्वी के कक्ष पर स्थापित कर रखी है। जबकि ये कारनामा रसिया के नाम था। किसके नाम था? ये कारनामा जो था वो रसिया के नाम था। रसिया ने जो है 37 सैटेलाइट भेजी थी, लेकिन भारत ने इसे 2017 में तोड़कर अपनी 104 सैटेलाइट वहां पर स्थापित कर दी थी। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी आपको बताई ये थी किसकी अचीवमेंट? ये थी इसरो की। अब आती है नासा की अचीवमेंट। नासा की अचीवमेंट जो है वो दुनिया की पहली ऐसी स्पेस एजेंसी है जिसने अपोलो 11, जो मैंने पहले बताया था पौराणिक है अपोलो 11, जिसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। अपोलो 11 स्पेस मिशन के जरिए ही मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला पहला एजेंसी है नासा। ठीक है, नासा ने ऐसा कारनामा करके दिखाया था और नासा अभी तक 12 लोगों को चंद्रमा पर भेज चुका है। हालांकि अब नहीं भेजता, ऐसा क्या हुआ है ये नासा ही जाने, किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो 12 लोगों को आज तक जो है नासा चंद्रमा पर अभी तक भेज चुका है, जिसमें सबसे पहले जाने वाले अमेरिकी थे नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर इन्होंने अपना पहला कदम रखा था। ये आप सभी को पता है, ये क्वेश्चन बहुत पुराना है और एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन नाम सबको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, साथ में नासा का जो वोयागर करके एक और ये 2, इसका एक मिशन था जिसके जरिए इन्होंने जुपिटर और स्टेरन जैसे ग्रहों का पता लगाया था जो कि ठंडे हैं। ठीक है ना, ठंडे ग्रह होते हैं, इनका इन्होंने पता लगाया था। साथ में इसी मिशन के जरिए जो है इन्होंने यूरेनियम और नेपोचियम जैसे ठंडे ग्रहों का पता लगाया था। माफ करिएगा, यूरेनियम और नेपोचियम जो होते हैं वो ठंडे ग्रह होते हैं, इनका इन्होंने पता लगाया था। ठीक है, नासा जो है वो यूरोपियन और इटालियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर 1997 में इन्होंने जो है एक मिशन लॉन्च करा था जिसका नाम था कैसिनिन मिशन के जरिए इन्होंने जो है मतलब कोलैप्स किया था 1997 के अंदर, जो कि इन्होंने यूरोपियन और इटालियन की स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर इन्होंने सूर्य के ग्रह के कक्ष में घुसने वाला ये पहला यान इन्होंने बनाया था, मिशन बनाया था जो कि घुसा था। ठीक है, तो यही सब कारण है जिसके कारण नासा को जाना जाता है। ठीक है, नासा आपने पूरी वीडियो में ये देखा होगा कि इसकी उपलब्धि हमसे कई गुना आगे है। कई ऐसे प्रोजेक्ट है जिस पर ये कार्य कर रहा है। सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट है कि ये मानव को जो है अंतरिक्ष में ले जाने की सोचता है हमेशा। ठीक है, और कैसे दूसरी दुनिया बसाई जा सके उसके ऊपर कार्य करता रहता है नासा। ठीक है, इसके ऊपर एक और एजेंसी है जिसे स्पेसएक्स के नाम से जाना जाता है, जो कि एलोन मस्क की है वो। ठीक है, उनकी खुद की एजेंसी है वो, और वो कोई प्राइवेट मतलब सरकारी एजेंसी नहीं है, मतलब सरकार उसमें किसी का दबाव नहीं है, उनकी खुद की अपनी एजेंसी है और उनकी भी उपलब्धि कहीं ना कहीं बहुत आगे है। ठीक है, लेकिन इसरो यानी कि हमारी जो अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है वो भी कुछ कम नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे उसकी उपलब्धियां बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे हर मिशन है जिसको आगे बढ़ाता जा रहा है इसरो। ठीक है, जिस हिसाब से इसरो का बजट बढ़ता रहता है उस हिसाब से इसरो की उपलब्धियां भी जो है बढ़ती रहती है, क्योंकि इस जैसे मिशनों को, क्योंकि छोटे मोटे मिशन तो होते नहीं है कि 1000-1500 रुपए में निपट जाएगा, ये बहुत बड़े मिशन होते हैं जिनके लिए काफी फंड की जरूरत होती है। तो जितना भी होता है फिर भी हमारा इसरो लगा हुआ है और काफी, अगर बात करें स्थापना के उससे आज तक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि हमने हासिल कर ली है। ठीक है, आई होप आप इसरो और नासा के बीच का इस जो है कंपैरिजन को जाने होंगे कि आखिर में क्या है, क्या है दोनों के बीच का डिफरेंट। ठीक है, तो अगर आपको पूरा टॉपिक समझ आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। और जो आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, सैटरडे में जो है आपको भगत सिंह के ऊपर वीडियो मिलेगी सर के द्वारा। अगर वो नहीं देखी हो तो उसको कल जरूर देखिएगा। ठीक है, वो आपको 7 बजे मिलेगी। साथ में वीडियो को शेयर कर दे दबा के, और आज की कोई वीडियो नहीं देखी हो तो जरूर देखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।